हे माय लवलीज पराठाज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन और उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो हम इमॉर्टल अल्फा में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था, जो हमारा ईलिंग लाओज़ू था वो हांगन के लिए खाना लेकर के आता है, मील। तो वो जब लेके आता है तो हांगन अपने कपड़ों को उतार रहे थे और थोड़ी देर पहले ही उन्होंने लव कन्फेस किया था विंग के सामने में। इसी वजह से विंग जब उसके सामने आता है तो वो पलट जाता है और पलट के खड़ा हो जाता है। जैसे ही हमारे हांगन को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई तो खड़ा है, उसके बाद वो उस ओर पलट के देखना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो देखते हैं कि वहाँ पे ईलिंग लाओज़ू खड़ा है तो वो उसके पास आते हुए कहते हैं, क्या तुम मुझे देखना नहीं चाहते हो? हाँ। ईलिंग लाओज़ू हमारे हांगन को ऐसे तिरछी निगाहों के साथ देखते हुए अपने मन में कहते हैं, मैं देखना तो चाहता हूँ, पर फिर वो अपनी दिल की धड़कन की ओर देखता है जो कि अजीब तरह से बढ़ती ही जा रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ हांगन तब तक विंग के ईलिंग लाओज़ू के बहुत ही ज़्यादा करीब हो चुके थे और ये सीन हमारे विंग और वांग जी दोनों देख रहे थे। जो सोल बॉडी थी ना, उनकी बिहाफ में जो आए थे वो उस कक्ष में थे और वो देख रहे थे एक दूसरे को, फिर ईलिंग लाओज़ू और हांगन को। और विंग अपने मन में बोलता है, अरे बाप रे, ईलिंग लाओज़ू इतने ज़्यादा शर्माते थे और ये हमारे अल्फा को देखो ये। और फिर वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, ये तो कुछ भी नहीं करता, पर हाँ बेड पे तो ये भी बेस्ट ही है। फिर वो उसको देख के और आगे की तरफ देखता है। वांग जी जो कि मन की बातें अभी विंग की पढ़ पा रहा था, वो उसको गुस्से से घूर के देख रहा होता है, मानो कह रहा हो चुप हो जाओ। फिर वो दोनों जब सामने देखते हैं तो हांगन अपने हेड को ईलिंग लाओज़ू के शोल्डर के ऊपर रखे हुए थे और वो उसको ऐसे ग्रैब करते हुए उसके हाथ में जो फूड का जो ट्रे था, जो कि बहुत ज़्यादा कट 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 कर रहा था क्योंकि कप कपा रहा था ना वो, तो उसे संभालते हुए उसके करीब बढ़ जाता है। हांगन की गर्म बॉडी ईलिंग लाओज़ू के बॉडी से जब टच होती है, अजीब सा जो सेंसेशन होता है ना बॉडी में, उसके साथ साथ गूज बम्स भी आ रहे थे ईलिंग लाओज़ू को और वो सीधे स्ट्रेट खड़ा हो गया था, मानो बुद्ध बन गया हो। हमारे ईलिंग लाओज़ू को जब ऐसा करते देखते हैं तो हांगन उसके हाथ से वो ट्रे ले करके आराम से नीचे की तरफ प्लेस कर देते हैं। ईलिंग लाओज़ू जो कि अभी भी स्टैचू बना खड़ा था, वहीं दूसरी तरफ हांगन वापस से उसे अपने एक हैंड को उसके हेड के थोड़ा नीचे शोल्डर से ग्रैब करते हुए पकड़ते हैं, दूसरे हैंड को उसके कमर से नीचे पकड़े हुए थे। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि वो उसके हार्ड कोक के ऊपर उसका हाथ टच हो रहा था। इस तरह से उसे ग्रैब करते हुए से अपने आगोश में लेते हुए कहते हैं, क्या मेरा छूना तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है? हाँ। अब ईलिंग लाओज़ू के मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था, कुछ भी नहीं, इतना बोलना हुआ भी नहीं था कि हमारे अल्फा इमोर्टल हांगन वो ईलिंग लाओज़ू के नेक को सक करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद क्योंकि हमारा विंग एक ओमेगा था, उस समय वो दोनों जो कर रहे थे इनअप्रोप्रिएट था, बट फिर भी वो उसे टच कर रहे थे और उसको सक कर रहा था। जब वो कर रहा था तो ईलिंग लाओज़ू अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से वो अपने सर को और उसकी अपनी बॉडी को, जो कि वो ईलिंग लाओज़ू उसके कीज में था, अपने आप को सरेंडर कर देता है और अपने हाथों को कपड़े के ऊपर चला रहा था। विंग तो ये देख के आंखें फाड़ रहा था, इतनी जल्दी मान गया, बस एक बार बोला और मान गया, हद है भाई। फिर वो अपने आप को देखता है, उसकी बॉडी में भी गूज बम्स आ रहे थे। फिर वो वांग जी की तरफ देखता है जो कि गुस्से से लाल पीला हो रहा था अपने सामने ये मंजर को देख करके। फिर हांगन धीरे धीरे करके उसके आने को सक करना शुरू करता है, फिर उसे अपनी ओर मुड़ाता है और उसके लिप्स को कैप्चर करके उसे किस करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वो सभी चीज़ें हॉट राउंड में कब बदल गई थी और ये नज़ारा वांग जी अब और नहीं देख सकता था। भले ही ये उसकी सोल बॉडी थी, बट फिर भी इस तरह से किसी और को इंटीमेट होता हुआ नहीं देख सकता था। इसीलिए वो विंग को लेकर के बाहर आ जाता है। विंग कहता है, ये क्या कर रहे हैं आप अल्फा, मुझे वो देखना था। वांग जी उसको गुस्से से घूरते हुए कहता है, ये मत भूलो कि तुम मेरे हस्बैंड हो और इस तरह से किसी और को ये सभी चीज़ें देखना इनअप्रोप्रिएट होता है, तुम्हें पता नहीं है? हाँ।
विंग मुंह बनाते हुए पाउटी लिप्स के साथ में कहता है, बट वो तो हमारे, इससे पहले ये कुछ कहता, वांग जी कहता, खबरदार खबरदार, एक शब्द भी कुछ निकाला था, मत भूलो वो हमारे किंग है। मैं भले ही हूँ कुछ भी हूँ, पर वो हमारे अल्फा इमोर्टल किंग है, और तुम कुछ भी नहीं बोलने वाले, समझे तुम? विंग कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। उसके बाद वो दोनों वहीं पे बैठे हुए थे। अब पूरे 2 दिन बाद, क्योंकि अब टाइम उस जोन में फास्ट फॉरवर्ड होता है ना, इसलिए वांग जी उस टाइम जोन को बढ़ा चुका था। अब पूरे 2 दिन के बाद का वो टाइम ले आया हुआ था, क्योंकि अब उसे भी पता है कि वो कितना ज़्यादा हॉर्नी है, तो आफ्टर ऑल उसका किंग भी कितना बड़ा हॉर्नी ही होगा। इसी वजह से वो सीधे टाइम जोन को बढ़ा देता है, जहाँ पे अभी भी उस कमरे से वही आवाज़ें आ रही थी, और वांग जी का कान लाल हो गया था पूरा। ये देखकर विंग बहुत ज़्यादा हंस रहा था और अपने मन में कह रहा था, इसीलिए इसीलिए ये जब भी मुझे देखते हैं इसीलिए आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और मेरे सामने इतना सख्त बन के घूमते रहते हैं। वांग जी जब देखता है कि विंग अपने दिमाग में ये बोल रहा है, उसकी तरफ गुस्से से घूर रहा होता है, तो विंग बोलता है, क्या हुआ है अल्फा, अब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं, क्या मैंने कुछ कहा आपसे? वांग जी तो उसको बहुत कुछ बोलना चाहता था, लेकिन चुपचाप वो उसको घूर रहा होता और सुन रहा होता उसकी बातों को। उसके बाद जब वो सब बीत जाता है, रात का टाइम था, विंग सारे कपड़ों को कलेक्ट करता है एंड देन वहाँ से वो जाना शुरू कर देता है। जब वो जा रहा होता है और ये सब 2 दिन बीत चुका था, तो उसका जो गुरु था, सिफा जो था, वो मो सियांग ट्यांग, वो विंग को जाते हुए देख लेता है, क्योंकि विंग के बॉडी से ना, वांग जी की आई मीन ईलिंग लाओज़ू के बॉडी से हांगन जुन की बॉडी की स्मेल आ रही थी। ये देख करके वो अपना छड़ी पटकते हुए कहता है, मैंने ये सब करने के लिए नहीं कहा है, अगर तुम्हारी सोल एक हो जाएगी तो मेरे प्लान पे पानी फिर जाएगा और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इतना बोल करके वो विंग से मिलने के लिए, आई मीन ईलिंग लाओज़ू से मिलने के लिए आते हैं। उसके बाद कहते हैं, एक पाउच देते हुए, कल से तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, याद है ना? तो ईलिंग लाओज़ू, जो कि बहुत ज़्यादा भोला भाला था उस समय, वो हाँ में अपना सर हिला देता है और उसके बाद वो पाउच रख लेता है। उसके पाउच उसके कुनियान बैग में उसके कमर में ही था। तो जब वो उसमें रख रहा था, तो उसके सिफा बोलते हैं, मो सियांग ट्यांग, इसे उसमें क्यों रखना है, ये जो तुम्हारे कमर में ये ब्रॉच है उसमें बांध लो। उसके पास एक बोल सकते हो जेड पेटेड ब्रॉच था, जो नीचे लटका रहता ना, लटकन जैसा वो था, तो वो पाउच को भी वो उसी में डाल के बांध देता है। अब अगले दिन सुबह मॉर्निंग टाइम पे हांगन जुन मेडिटेशन पोस्चर में घर के बाहर गार्डन एरिया में बैठे हुए थे। वांग जी जो कि इधर उधर चक्कर काट रहा था और वो ईलिंग लाओज़ू के आने का वेट कर रहा था, और हमारा विंग एक शिला के ऊपर बैठा हुआ अपने गालों पे हाथ रखे हुए हांगन जुन की खूबसूरती को वो निहार रहा था। कितनी ज़्यादा वो एलिगेंस है, जिस तरह से अभी वांग जी सो ऑन करता है उसी तरह से सेम हांगन जुन उसी पोस्चर में बैठे हुए थे, उसी तरह के एसेसरीज, उसी तरह के कपड़े। सिर्फ इतना अंतर था कि हांगन जुन के कपड़े के ऊपर पीला का वर्क रहता था, हर कपड़े के ऊपर पीले कलर का धागा, गोल्ड, कुछ भी वो पीला होता था, और वांग जी के कपड़े के ऊपर आसमानी और ब्लू क्लाउडेड इस तरह के लाइट लाइट कलर का यूज किया जाता था उजले कपड़े के ऊपर। तो बस ये इतना अंतर था, बाकी एसेसरीज, चलना, बात करना, हर चीज़ दोनों की सिमिलर थी। विंग को उसको इतना घूर कर देखता हुआ वांग जी को जलस हुई। भाई साहब, वो जल के जल गया, जल कुकड़ा। विंग के सामने आते हुए कहता है, क्या देख रहे हो तुम? हाँ। तो विंग फ्लो में बोल देता है, वो कितने खूबसूरत है ना हमारे किंग, मैं उनकी खूबसूरती में तो खो ही गया हूँ अल्फ़ा। फिर जब वो देखता है कि ओनो, क्या बोला उसने, वो अपना नज़रों को बचाते हुए ऊपर करके देखता है, जहाँ पे वांग जी विंग को गुस्से से घूर के देख रहा होता है। विंग अपने मन में कहता है, ऐसे तो कभी हम पे ध्यान ही नहीं देते, पर आज इन्हें देखो, हमें ऐसे घूर रहे मानो अपनी आंखों से हमें शिकार कर डालेंगे। भगवान ही बचाए। इतना बोल करके वो अपनी नज़रों को नीचे कर लेता है। तब तक वहाँ पे ईलिंग लाओज़ू भी आ चुके थे। आने के साथ ही वो वांग जी से कहते हैं, अब हमें प्रैक्टिस, आई मीन हांगन जुन से कहते हैं, हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। इतना बोल करके वो दोनों अंदर आते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और उस सर्कल के अंदर बैठ जाते हैं। बैठने के साथ ही वो दोनों अपने हाथ को क्रॉस मोड पर ले जा करके एक दूसरे से इंटेंगल करते हैं और उसे करना शुरू करते हैं। वो दोनों जो कि इन और यांग की प्रैक्टिस कर रहे थे, ऐसे ही करते हुए लगभग 18 दिन बीत गया था। सब कुछ सही चल रहा था। इस 18 दिन में हर चीज़ नॉर्मल होती रही थी, जैसे रात के टाइम तक, क्योंकि वो प्रैक्टिस 6-6 घंटे 7-7 घंटे की होती थी। तो वो प्रैक्टिस करने के बाद विंग वहाँ, आई मीन ईलिंग लाओज़ू वहाँ से जाता
और हंगन के लिए फूड उसके लिए उसके रूम में लेके आता। फूड खिलाने के बहाने हंगन ईलिंग लाओज़ू को ही खा जाते थे और 18 दिन से यही चल रहा था। आई मीन 2 दिन पहले 20 दिन से लगातार यही चल रहा था। इस 20 दिनों में ईलिंग लाओज़ू और हंगन के बीच में जितनी भी दूरियां थी, जिस्म से लेकर रूह तक, आत्मा तक की हर चीज़ एक नज़दीकिया में और एकाग्रता में बदल चुकी थी। वो दोनों एक हो चुके थे हर चीज़ से। अभी भी हंगन ईलिंग लाओज़ू को अपने बाहों में समेटे वो दोनों पूरा नेकेड था, उसके ऊपर कंबल था। अपने बाहों में समेटे उससे कहता है, हमारे साथ हमारे किंगडम चलो, तुम वहाँ बहुत खुश रहोगे। ईलिंग लाओज़ू हंगन से कहता है, किंग, आप किंग हैं और मैं यहाँ का एक आम नॉर्मल इंसान, डिसिपल, जो मुझे अपनी इस छोटे से गांव की रक्षा करना है अपने सिफा के साथ में, मैं कैसे जा सकता हूँ। पर अगर आप सिफा से बात करें, अगर वो मान जाते हैं तो हम चलेंगे, ठीक है ना। हंगन कहता है ठीक है, हम चलेंगे। इतना बोल करके वो सो जाता है। अगले दिन सुबह विंग, जिसकी बॉडी पूरी स्टिफ हो चुकी थी और वो उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा। वो जैसे ही उठ के बैठा उसके सर भारी हो रहे थे और वो अपने बॉडी पे सिराए बनता हुआ देखता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी वो अपनी शक्तियों को लॉक करता है, ऑरा जिसे लॉक करते हैं प्रोटेक्शन शील्ड के लिए, वो ऑरा को लॉक करके उसको दबा देता है। उसके बाद वो हंगन को देख कर स्माइल करते हुए वहाँ से उठ जाता है। फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में आ जाता है। फ्रेश हो करके जैसे ही वो मेडिटेशन करने बैठता है, उसके अंदर को जो यांग ऊर्जा थी वो बैलेंस थी और इंग ऊर्जा जो कि विंग में बहुत ज़्यादा मात्रा में थी, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी फेमिनाइन एक चैप्टर थी। तो इसी वजह से वो जैसे ही बढ़ रही थी, आई मीन ईलिंग लाओज़ू के बॉडी में एक काला धुआं उसके ऊपर हावी हो रहा था, मानो कि कोई उसे पोजेस्ट कर रहा हो, किसी तरह का तंत्र किया गया हो। वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और ईलिंग लाओज़ू का गुस्सा भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। वो बहुत ज़्यादा खूंखार हो चुका था और उठता है और अपने कमरे की सारी चीज़ें तोड़ देता है। और ये सभी सीन ना विंग और वांग जी दोनों देख रहे होते हैं खड़ा होकर के कि कैसे कैसे ईलिंग लाओज़ू के ऊपर ये हुआ था। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद वो जब ये आवाज़ सुनता है तो बहुत सारे लोग उस कमरे के बाहर आके खड़े हो गए थे। जब मोस्ट यांग ये आवाज़ सुनता है, उसके चेहरे पे एक ईविल स्माइल थी और वो अंदर आते हुए विंग को अपनी शक्तियों से लॉक कर देता है और उसे शांत कर देता है, बेड पर लिटा देता है। हंगन उस दूसरी तरफ, जो कि थोड़ा लेट से उठे थे अपने रात की हॉट एक्टिविटी के बाद, तो वो जब देखते हैं कि जो हमारा विंग है, आई मीन ईलिंग लाओज़ू, वो अभी तक नहीं आया है, तो उसे चिंता हो रही थी, क्योंकि ईलिंग लाओज़ू ही हंगन के लिए फूड लेके आते थे मॉर्निंग, दोपहर और रात का। वो उठता है, नहाता है, तैयार होता है और वो बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि आज 21वां दिन होने वाला था और आज के प्रैक्टिस के बाद वो लोग इमॉर्टलिटी के लिए एक और स्टेप बढ़ाने वाले थे। 3 स्टेप के बाद वो फाइनल था और वो दोनों इमॉर्टल हो जाते। तो हंगन को बहुत अच्छा लग रहा था। दूसरे स्टेप में वो लोग ऑलरेडी इंटर कर चुके थे, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में था दोनों को इंटरवाइन होना था, एक दूसरे को बॉडी और सोल से कनेक्ट करना था। लेकिन उन लोगों ने तो पहले दिन ही सब कुछ कर लिया था। आई मीन उन दोनों के बीच में हॉट एक्टिविटी हो गई थी, तो उनकी बॉडी और सोल एक दूसरे से कनेक्ट हो चुकी थी, क्योंकि ईलिंग लाओज़ू हंगन को भी पसंद करने लगा था और ईलिंग लाओज़ू भी उसे पसंद करने लगे थे। तो 2 स्टेप ऑलरेडी पूरा हो चुका था बिना कुछ किए। थर्ड स्टेप में वो लोग ओनली फॉर अपनी ऊर्जा को एक करते और अपनी शक्तियों को डिवाइड करते एक दूसरे के अंदर, और बाकी प्रोटेक्शन शील्ड तैयार करके थर्ड स्टेज में पहुंच जाते और प्रैक्टिस के लिए वो लोग दूर चले जाते। और 1 साल 2 साल के प्रैक्टिस के बाद वो लोग इमोर्टल हो जाते। लेकिन अभी सेकेंड स्टेज में ही थे और ईलिंग लाओज़ू, आई मीन जो सिफू था, मोस्ट यांग, उन्हें लग रहा था कि इन दोनों के बीच में ना अभी वो सब कुछ ऐसा हुआ नहीं है, इसीलिए उन्होंने वो जो तंत्र दिया था बना के वो एक्टिव कर दिया था। इसीलिए उनके चेहरे पे ये ईविल स्माइल थी। अभी वो पूरा शांत थे। हंगन उससे मिलने के लिए आते हैं तो ईलिंग लाओज़ू बेड पर लेटा हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे वो कितनों दिनों से बीमार हो और उनकी बॉडी से खून चूस लिया गया हो। जब उनकी ऐसी स्थिति देखते हैं तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो मोस्ट यांग से कहते हैं, सिफू, इसे क्या हुआ है, ये तो कल तक ठीक था और सब कुछ सही था। मोस्ट यांग कहते हैं, तुम दोनों ने जो प्रैक्टिस की है उसमें एक पार्टनर जब तक दूसरे पार्टनर को अपना नहीं बनाता है तब तक हम दूसरे स्टेप को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो तुम्हें इसके साथ तुम समझ रहे हो ना। हंगन को आश्चर्य हो रहा था, फिर भी वो अपने घुटनों पर आके बैठ जाते हैं, जिससे मोस्ट यांग तो एक पल के लिए डर गया था। फिर
हांगोजुन कहता है मुझे आपसे एक और बात कहनी थी, मैं इसे पसंद करता हूँ, मुझे इसे ले जाना है अपने किंगडम, क्या मैं ले जा सकता हूँ? इतना सुनना हुआ था कि जो मो चांगटियांग थे उसका गुस्से का पारा बढ़ा था भाई साहब। वो तो मन कर रहा था उसका एक लात मार के भी सॉरी हांगोजुन को चटनी बना दूँ, बट वो फिर एक इविल सा फेक स्माइल देते हुए कहते क्यों नहीं, ये पूरा कर लो, उसके बाद लेके चले जाना, ठीक है? मैं जा रहा हूँ बाहर। बाहर जाने के बाद वो उसे लॉक कर देता है उस रूम को। हांगोजुन अपने कपड़ों को उतारते हैं, देन विंग के पास आते हैं। वो जैसे जैसे करके विंग को टच कर रहा था उसे होश में लाने के लिए, विंग के अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो सीधे अपने एक हाथ से हांगोजुन के गले को दबाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? हाँ। विंग की वॉइस बदली बदली लग रही थी। हांगोजुन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, इसलिए वो कहता है, होश में आओ, मैं हूँ तुम्हारा अल्फा, तुम मुझे भूल कैसे सकते हो? हाँ। विंग जो कि पॉजेस्ट हो चुका था पूरी तरीके से, वो कहता है, मैं होश में आऊं? बिल्कुल भी नहीं। हांगोजुन उसे संभालने के लिए उसे अपने पास जैसे ही खींचने वाले थे, वो जो इलिंग लाओजू था वो हांगोजुन के अपने हाथ पे लेके सीधे खड़ा कर दिया था, हवा में झुला रहा था उसको बच्चे की तरह। ऐसा लग रहा था कि विंग के अंदर कितनी ताकत आ गई थी। हांगोजुन को आश्चर्य हो रहा था कि ये डेढ़ पसली मुझे हवा में झुला रहा है। आई मीन सीरियसली हांगोजुन को एकदम आश्चर्य हो रहा था कि विंग जो कि इतना ज़्यादा वीक लग रहा है वो उसको कैसे हवा में ऐसे लटका सकता है। वो कहता है, होश में आओ, मैं तुम्हारा अल्फा हूँ। पर अभी तक इलिंग लाओजू ने अपनी आईज को बंद किया हुआ था। वो जैसे ही आंखें खोलता है उसकी पूरी आंखें काली हो चुकी थी और वो हांगोजुन को फेंकते हुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं। फेंकने की वजह से हांगोजुन को जो चोट लग गई थी और उसका जो तलवार था ना वो उस पर हाथ पड़ते उसकी तलवार खुल गई थी। जैसे ही वो तलवार खुली, क्योंकि हांगोजुन और इलिंग लाओजू के बीच में शारीरिक संबंध बन चुके थे, तो इलिंग लाओजू उस तलवार को आसानी से उठा सकता था। तो हांगोजुन का तलवार को अपने हाथ में लेते हुए कहता है, ये तुम्हें बहुत प्यारी है ना? हाँ, मैं तुम्हें भी मार दूंगा और खुद को भी मार लूँगा, फिर हम रहेंगे ही नहीं। इतना बोल करके वो इलिंग लाओजू हांगोजुन की तरफ बढ़ रहा था। हांगोजुन खड़ा होते हुए कहते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ, तुम भूल गए हो हम दोनों पार्टनर हैं, हम लोग इमोर्टलिटी को पूरा करने वाले हैं। हांगोजुन की ऐसी बातें सुनकर कहता, हाँ वही तो कर रहे हैं ना, हम दोनों में से एक मरेंगे तभी तो कोई दूसरा जिंदा रहेगा ना। विंग की ऐसी पागलों वाली बातें सुन करके हांगोजुन के तो होश उड़ गए थे। वहीं दूसरी तरफ बाहर जो सिफू थे वो मो चांगटियांग अपने दाढ़ों को सहलाते हुए कहते हैं, अब आखिरी दिन, तुम दोनों में से किसी एक को तो मरना ही होगा। उम्मीद करता हूँ कि हांगोजुन ही मर जाए और विंग इलिंग लाओजू जिंदा बच जाए। अगर वो बच जाएगा तो उसके साथ मैं प्रैक्टिस करके मैं इमॉर्टल हो जाऊंगा। और उन्हें ये पता था कि ये दोनों अभी अंदर गए ना तो हांगोजुन उसके साथ इंटीमेट हुआ होगा, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ विंग जो कि उसकी तरफ बढ़ रहा था और हांगोजुन फिर वार कर रहा था। हांगोजुन खुद को बचाते हुए विंग के पीछे आते हैं और उसके हाथ से वो तलवार छुड़ाने का कोशिश करते हैं, लेकिन विंग का जो ताकत था ना इतना ज़्यादा था कि वो हांगोजुन को कुछ करने ही नहीं दे रहा था और उसको लेके पटक देता है। उसके बाद उसको ऐसा उठा के फेंकता है कि सीधे घर से बाहर। जैसे ही बाहर आता है, सिफा के साथ साथ वहाँ के लोग सभी इकट्ठा हो गए थे और विंग उस रूम से कूद के बाहर आता है। उसके हाथ में वो तलवार थी, नीचे पत्थर पर वो तलवार को घसीटते हुए लेके आ रहा था, ठंकारें बज रही थी। इस नज़ारा को हांगोजुन देख रहा था, विंग भी देख रहा था। उसके सीने में दर्द हो रहा था। अचानक से वो अपनी चेस्ट पे हाथ रख देता है तो विंग कहता है, जांगफू आपको क्या हुआ है? हाँ। वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे दर्द हो रहा है बहुत बहुत। इतना बोलते हुए उस भीड़ में वो दोनों बैठ जाते हैं नीचे। वहीं दूसरी तरफ इलिंग लाओजू वो अपनी तलवार लेके आ रहा था और हांगोजुन कहता है, विंग ये क्या कर रहे हो तुम, होश में आओ। इतना बोलने के साथ ही जैसे ही वो इलिंग लाओजू को पकड़ने जाने वाला था, उसके हाथ से तलवार छीनता, उससे पहले ही इलिंग लाओजू वो तलवार उठा करके हांगोजुन के सीने के बीचों बीच सीधे घुसेड़ देता है। और ये देखकर विंग की आंखें वो जो फ्यूचर से जो आया है विंग और वांग जी दोनों देख रहे थे। विंग की आंखें तो फटके मानो बाहर ही आने वाली थी और वो जब देखता है तो कहता है, ये क्या क्या था, ये कैसे हो सकता है? वांग जी उसके चेस्ट से भी खून आना शुरू हो गया था और विंग वांग जी को भी देख रहा था, उधर हांगोजुन और इलिंग लाओजू दोनों को देख रहा था। वो कहता है, जांगफू आपको क्या हुआ है? वांग जी कहता, मुझे खड़ा करो। विंग जैसे तैसे करके वांग जी को खड़ा करता है और वो भीड़ से बाहर आता है, क्योंकि सोल बॉडी थी तो वो तो घुस के आ ही सकता था। वो दोनों सामने फ्रंट पे खड़े थे।
उसके बाद जैसे ही वो उस तलवार को दोबारा से ईलिंग लाओज़ू बाहर निकालता है, हांग वनजुन उसके पास आते हुए कहते हैं, ये क्या किया तुमने? हाँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, बताओ मुझे। ईलिंग लाओज़ू कहता है, मुझे नहीं पता। इतना बोल करके वही तलवार वो अपने पीठ में भी घुसेड़ लेता है। जैसे ही वो घुसेड़ता है, विंग को भी दर्द हो जाता है और वो अपनी पीठ को पकड़ के बैठ जाता है, जिस वजह से वांग जी भी धड़ाम से नीचे बैठ गया था और विंग भी पेट पकड़ के नीचे बैठा हुआ था। एक तरफ जहाँ हांग वनजुन की लाश पड़ी हुई थी, दूसरी तरफ विंग ने ईलिंग लाओज़ू ने अपने पेट में वो तलवार घुसेड़ लिया था। इधर वांग जी को सीने में, चेस्ट में मतलब दर्द हो रहा था और वो उसको पकड़े हुआ था और विंग अपना पेट पकड़ के बैठा हुआ था। चारों जन गिरे पड़े थे वहाँ पे और उस मंजर को देख रहे होते हैं। ऐसा वो सीधे भोंकने के बाद, क्योंकि दोनों उस समय नॉर्मल इंसान थे, इमोर्टलिटी की बस प्रैक्टिस ही कर रहे थे। सेकेंड स्टेज उन्होंने कंप्लीट कर लिया था और थर्ड स्टेज पे वो लोग जाने वाले थे। सिर्फ और सिर्फ 2 साल के कल्टीवेशन के बाद वो लोग पूरा का पूरा इमोर्टल हो जाते। बट सेकेंड स्टेज में ही इसके सिफू के कारनामे की वजह से देखो दोनों मर गए। जैसे ही सिफू ने देखा कि विंग ने अपनी जान दे दी है, वो उसके पास भाग के आते, इससे पहले ही हांग वनजुन अपनी पूरी ताकत लगा करके विंग को अपनी गोद में लेता है और उसके नेक पे मार्क बना देता है। इसका मतलब ये था कि हांग वनजुन ने ईलिंग लाओज़ू को अपना बना लिया था और वही मार्क अभी विंग के नेक पे अपीयर हो गया था और वो अपने नेक को भी पकड़े हुए था और चिल्ला रहा था। हांग जी जब ये देखता है तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिर वो अपने आप दांत को देखता है, जिसके अंदर उसे कुछ अजीब लगता है, तो वो छू के देखता था, खून था। वो कहता है ये सब क्या है? हाँ। उसके बाद हांग वनजुन विंग को लेते ही वहाँ पे ढेर विंग के पेट में वो तलवार थी और हांग वनजुन वैसे लेटे हुए थे। ये नज़ारा देख करके पूरा का पूरा कबीरा दहल गया था। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। जैसी भी लगी हो मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।